हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQIAS हिंदी। चलिए आज जुड़ना शुरू कर दें। आपकी क्लास शुरू हो गई है। जब तक आप जुड़ रहे हैं तब तक मैं आपको कुछ बैचेस के बारे में बता दूं। मेरा नाम है अमरेंद्र पांडे। स्टडी IQIAS हिंदी चैनल पे आपका स्वागत है। ये कक्षा सुबह 8 बजे आपको भारतीय राज्य व्यवस्था के प्रमुख प्रावधानों के साथ मिलती है। आप मेरे साथ जुड़ते हैं महत्वपूर्ण संवैधानिक विकास पे, आप मेरे साथ जुड़ रहे हैं महत्वपूर्ण अनुच्छेदों पे, आप मेरे साथ जुड़ेंगे महत्वपूर्ण संविधान संशोधनों पे, आप मेरे साथ जुड़ेंगे महत्वपूर्ण अनुसूचियों पे। इसी तरीके से महत्वपूर्ण कक्षा की सीरीज भारतीय राज्य व्यवस्था की जो मेरे साथ आप जुड़ते हैं वो आपके साथ ऐसे ही आती रहेगी। अगर आप ये क्लास देख रहे हैं महत्वपूर्ण चीजों के साथ, लेकिन आप चाहते हैं कि आप संपूर्ण राज्य व्यवस्था A to Z आप प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा के कॉन्सेप्ट के आधार पर आप टाइमली तैयार कर पाएं, पूरा कर पाएं, तो इसके लिए आप स्टडी IQ के P2I बैच जो कि 19 जून से शुरू हुआ है, इस बैच के साथ जुड़ सकते हैं। इस बैच में एडमिशन लेने की जो आखिरी तिथि है जिसके बाद आपको एडमिशन नहीं मिलेगा वो है 30 जून। शाम को 6 बजे ये बैच चलता है, तो आप इस बैच के साथ जुड़ सकते हैं और जो 30 जून है इससे पहले आप अपना एडमिशन ले सकते हैं। एडमिशन लेने के लिए आप उपयोग कर सकते हैं AP लाइव कोड। आप देखिए AP लाइव कोड का अगर आप उपयोग करते हैं, AP लाइव कोड का अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो आपको न्यूनतम फीस में आपको ये जो बैच है वो मिल पाएगा। P2I बैच जिसका नाम फुल फॉर्म है प्रीलिम्स टू इंटरव्यू, ये इंग्लिश में भी शुरू हुआ है, ये इंग्लिश में भी शुरू हुआ है और हिंदी में भी शुरू हुआ है। अर्थात तीनों ही 3 तरीके के माध्यम हैं और तीनों माध्यमों में अलग अलग बैचेस हैं, तीनों माध्यमों में अलग अलग विषय शुरू हुआ है और तीनों माध्यमों में अलग अलग फैकल्टी ने ये बैच शुरू किया है। लेकिन ये स्टडी IQ के इतिहास में पहली बार हुआ है कि तीनों माध्यम, तीनों जो फॉर्मेट है, इंग्लिश फॉर्मेट है और हिंदी फॉर्मेट है, तीनों में 19 तारीख से ही एक साथ बैच शुरू हुआ है। तो आप जिस भी फॉर्मेट में बैच को लेना चाहते हैं आप ले सकते हैं। फीस 29,999 रुपये होगी। ये तब जब आप AP लाइव कोड का इस्तेमाल करेंगे तब, अन्यथा फीस की जो प्राइस है वो 70,000 है, 70,000 है। तो बिल्कुल भी देरी ना करें। और ये वो बैच है जो आवासीय प्रोग्राम के साथ है। अगर आप इस बैच में जुड़ते हैं, अपनी पढ़ाई करते हैं, 2024 का प्रारंभिक परीक्षा देते हैं, अगर आप प्रीलिम्स निकालते हैं, मैं अगर इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आपको ये लगना चाहिए कि मैं जुड़ूंगा ही PT निकालने के लिए, PT निकाल के ही मानूंगा, तो ऐसी स्थिति में फिर आप प्रारंभिक परीक्षा जैसे ही पास करते हैं, मुख्य परीक्षा की जो एडवांस तैयारी है, क्योंकि मुख्य परीक्षा का जो फाउंडेशन है वो तो इस बैच में करा ही दिया जाएगा, फिर एडवांस तैयारी जिसमें जो फैकल्टी जिनको आप ऑनलाइन पढ़ते हैं वो आपको ऑफलाइन आपके प्रीमाइसेस पे, आपका प्रीमाइसेस क्या होगा, आपको दिल्ली आना होगा, उसका खर्चा स्टडी IQ करेगा, आपके रहने का, खाने का और इंडिविजुअल मार्गदर्शन में जो मेंस की जो तैयारी है इंक्लूडिंग टेस्ट सीरीज, वो सारा का सारा जो खर्चा है, सारी जिम्मेदारी वो स्टडी IQ का है। और मेंस क्वालिफाई आप करते हैं तो सारा जो इंटरव्यू की भी तैयारी है वो भी स्टडी IQ कराएगा, आपका कोई पैसा नहीं लगने वाला है। तो ऐसे बैच से क्यों नहीं जुड़ेंगे जो हमारे स्टार्ट से एंड तक, आगाज से अंजाम तक का की जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार है। और ये मात्र 29,999। जब हम लोग मात्र कहते हैं फिर बहुत सारे छात्र को लगता है कि सर आपके लिए ये मात्र है, हमारे लिए ये मात्र नहीं है। ये मात्र इसलिए है क्योंकि इस तरीके की सुविधा आप 2 लाख 2.5 लाख रुपए देने के बावजूद भी इतने पर्सनल अटेंशन के साथ आपको नहीं मिलता है, इसलिए ये मात्र है। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। और आज की क्लास में हम लोग अनुच्छेद 2 से शुरुआत करने वाले हैं, क्योंकि कल की कक्षा में हमने अनुच्छेद 1 पे पूरी बात की थी, है ना, पूरी बात। आपको भी लगता है सर वो एक दिन में सारे अनुच्छेद वाला नहीं पढ़ाएंगे क्या? नहीं नहीं, वो होता नहीं है। ठीक, अक्सर उस पर मिलियन व्यू मैंने देखा हुआ है, लेकिन वो सब धोखा है। एक दिन में सारे महत्वपूर्ण अनुच्छेद संभव नहीं, और एक दिन में, और एक दिन भी धोखा है। क्लास 2 1 घंटे की है, एक दिन में वो थोड़ा सा धोखा है। उन धोखों से थोड़े बाहर आते हैं और समझते हैं पॉलिटी के महत्वपूर्ण अनुच्छेदों में से अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3। तो क्या है अनुच्छेद 2, क्या है अनुच्छेद 3, इसकी बात हम लोग कर लेते हैं। अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 को हम लोग समझ लेते हैं। बहुत महत्वपूर्ण अनुच्छेद है
अनुच्छेद 2 जो है वो बड़ा महत्वपूर्ण अनुच्छेद है। इसलिए भी ये महत्वपूर्ण अनुच्छेद हो जाता है क्योंकि जो भारत की जो स्थिति है, जो संविधान के साथ जो स्थिति हमारी बनी, उन स्थिति में अगर हम भारतीय क्षेत्र का विस्तार कर सकते हैं, भारतीय क्षेत्रों का और लोगों को हम शामिल कर सकते हैं, तो उसके लिए अनुच्छेद 2 ही सबसे इम्पोर्टेंट है। मतलब अनुच्छेद 2 वो संविधान का महत्वपूर्ण अनुच्छेद है जो देश के क्षेत्रीय विस्तार को बढ़ा सकता है, जो देश के भूमिगत विस्तार को बढ़ा सकता है, वो है अनुच्छेद 2। अनुच्छेद 2 में कहा गया है नए राज्यों का प्रवेश और स्थापना अनुच्छेद 2 के अंतर्गत होगा। इसका मतलब है कोई भी ऐसा क्षेत्र जो भारत के साथ जुड़ना चाहता है। अब भारत के साथ जुड़ना कौन चाहेगा? भारत का आंतरिक क्षेत्र तो जुड़ना नहीं चाहेगा, वो तो ऑलरेडी जुड़ा हुआ है। तो कौन से लोग हैं जो भारत से जुड़ने का प्रयास करना चाहेंगे? वो कौन से लोग हैं जो भारत से जुड़ेंगे? तो वो कोई न कोई जो भी होगा वो बाहर वाला ही होगा। आप देख रहे हैं अगर ये भारत का नक्शा है तो वो कोई बाहर वाला ही हो सकता है। और बाहर वाला कहाँ तक का बाहर वाला जुड़ने का सोच सकता है? तो आज तो ग्लोबलाइजेशन का दौर है, दुनिया छोटी हो गई है, कोई भी सोच सकता है। हो सकता है कि अमेरिका के पड़ोस में कोई नीचे की तरफ कोई क्षेत्र हो, स्वायत्त क्षेत्र हो या देश हो, और उसका मन करे कि हम भारत से जुड़ जाएं। बड़ी पवित्र भूमि है, ऋषि मुनियों की भूमि है, ईश्वर की भूमि है, जुड़ जाएं। मान लो अगर उसकी इच्छा कर दी जुड़ने की, तब फिर क्या हम कह देंगे भाई इतने दूर आके हम नहीं जोड़ेंगे? तो उनकी भी इच्छा कर सकती है जुड़ने की। और जो हमारे सीमावर्ती क्षेत्र पे रहने वाले जो क्षेत्र हैं, उनकी भी इच्छा कर सकती है जुड़ने की। नेपाल कह सकता है भाई साहब हम दोनों भाई भाई एक हो जाते हैं। भूटान कह सकता है कि हमें भारत का एक राज्य बनना ज्यादा अच्छा लग सकता है, हो सकता है अपना एक स्वतंत्र देश बनने के। ऐसे में कोई भी जुड़ने के लिए आ सकता है। लोग वो जुड़ने के लिए आए भी, जुड़े भी, और आज स्थितियां बदली हैं। तो आर्टिकल 2 वो महत्वपूर्ण अनुच्छेद है जो भारत से बाहर जो भी क्षेत्र हैं, अगर उनकी इच्छा भारत के साथ, भारतीय संघ से के साथ जुड़ने का है, तो अनुच्छेद 2 उनको रास्ता देता है कि आप जुड़ जाएं। लेकिन जब सिंह की गुफा वाली बात होती है कि वो कौन सा अनुच्छेद है जिसके माध्यम से आने के तो रास्ते दिखते हैं, जाने के ना वो यही वाला है। 2 आने का रास्ता दे रहा है, प्रवेश दे रहा है, नए राज्यों को प्रवेश देंगे, नए राज्यों की स्थापना करेंगे। एडमिशन देने की बात, एस्टेब्लिशमेंट की बात, दोनों ही हमें आर्टिकल 2 में देखने को मिलती है। आर्टिकल 2 में अगर राज्यों के, नए राज्यों के साथ क्या क्या शक्तियां अनुच्छेद 2 के पास है, तो आप कह सकते हैं अनुच्छेद 2 के पास 2 शक्तियां। आर्टिकल 2 के पास 2 शक्तियां हैं। एक नए राज्यों को प्रवेश देना, एडमिशन देना, और दूसरा नए राज्यों की स्थापना, एस्टेब्लिशमेंट। बहुत लोगों के दिमाग में आता है सर एडमिशन और एस्टेब्लिशमेंट में क्या अंतर है? तो पहली बात तो एडमिशन और एस्टेब्लिशमेंट दोनों बाहर से है, दोनों ही कहां से है? बाहर से है। दूसरा, प्रवेश जो हमारे आसपास के क्षेत्र के, हमारे सीमावर्ती आसपास के जो क्षेत्र होंगे, वो अगर हमसे जुड़ना चाहेंगे, जो हमारा हिस्सा नहीं है, तो हम उन्हें एंट्री दे देंगे, हम उन्हें प्रवेश दे देंगे, हम उनको एडमिशन दे देंगे। उदाहरण के लिए ऐसा हम लोगों ने किया भी। सिक्किम हमारे साथ जुड़ने की इच्छा रखता था, एडमिशन की इच्छा रखता था, हमने कहा कि आप एडमिशन ले सकते हो। आर्टिकल 2 के अंतर्गत उन्हें एडमिशन देने का प्रावधान भी था, लेकिन समस्या ये थी कि सिक्किम को ऐसा लग रहा था कि हम भारत के साथ जुड़ें और बाद में भारत के लोग हमें अपना ना माने, हमें संदेह की नज़र से देखा जाए, हमें बाहरियों को अंदर ला के बसाने की नज़र से देखा जाए, अविश्वास किया जाए हमारे ऊपर, दोयम दर्जे के नागरिक जैसा व्यवहार किया जाए, तो फिर हमारा आपसे जुड़ने का जो मनसा है वो सब बेकार हो जाएगी। इसलिए सिक्किम ये चाहता था कि पहले हमें इस रूप में शामिल किया जाए कि हम देखें कि हमारे साथ कैसा बिहेवियर किया जा रहा है, हमें आप अपना मान रहे हैं कि नहीं। हम आपके कैसे हो जाएं, आप अपना हमें माने ही ना, तो ये भी बड़ी बात है। और अनुच्छेद 2 में सिंपल सा कॉन्सेप्ट था
कि हम आपको एडमिशन दे देंगे, आप हमारे हो गए, और एक बार हमारे हो गए तो हो गए, जा नहीं सकते, क्योंकि भारत में आने के रास्ते हैं, जाने के नहीं। तो सिक्किम बड़ी दुविधा में था। सिक्किम चाह रहा था कि हम आपके P2I बैच में एडमिशन तो ले लें, आप जो कह रहे हैं वो सब आप करेंगे कि नहीं करेंगे, या उतनी गुणात्मकता है कि नहीं है, तो एक बार हमको डेमो क्लास चाहिए, एक बार हमें डेमो दे दें, अगर डेमो पसंद आया तो हम फाइनली एडमिशन ले लेंगे। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि P2I बैच में डेमो है नहीं, P2I बैच में हमारे डेमो है नहीं। अब डेमो नहीं है तो फिर आपके पास दो ही ऑप्शन बचता है, या तो आप एडमिशन ले विश्वास करके, या फिर आप जो इच्छा हो वो देखें। यही कहा सिक्किम ने कि हमें कुछ दिन के लिए डेमो दे दो। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि डेमो का कॉन्सेप्ट तो है नहीं। प्रॉब्लम यह था कि आर्टिकल 2 था, इसमें कोई डेमो था ही नहीं। आओगे तो हमारे, नहीं है तो बस जहां जाना हो जाओ। लेकिन फिर भारत को लगने लगा कि कहीं सिक्किम और कहीं चला गया तो वो हमारे लिए, हमारे सीमावर्ती क्षेत्रों के लिए, हमारे जो भू राजनीतिक चीजें हैं उसके लिए, सामरिक रूप से हमारे लिए उचित नहीं होगा। ऐसे में भारत ने थोड़ी उदारता दिखाई, थोड़ी लिबर्टी दिखाई, क्योंकि हमें सिक्किम चाहिए था। लिहाजा भारत ने सिक्किम के लिए एक संविधान संशोधन किया और उसके अंतर्गत एक नया अनुच्छेद बना दिया, आर्टिकल 2A, अनुच्छेद 2 क। और आर्टिकल 2A में सिक्किम को अर्ध राज्य का दर्जा दिया गया, अर्ध राज्य का दर्जा दिया गया। अब हमारे यहाँ राज्यों को प्रवेश देने की बात थी, अर्ध राज्यों को तो नहीं। तो ऐसी स्थिति में आर्टिकल 2 हावी नहीं होगा। आर्टिकल 2A सिक्किम को अर्ध राज्य का दर्जा देता है और सिक्किम हमारे साथ जुड़ जाता है। 1 वर्ष तक सिक्किम हमारे साथ रहता है। सिक्किम ने जो सोचा था कि भारत के में जाने के बाद ये परेशानियां हो सकती है, वो परेशानियां तो कहीं दिखी नहीं सिक्किम को। हाँ, ये जरूर है कि सिक्किम ने जो कभी नहीं सोचा था कि हमारे लोगों के साथ इतनी आत्मीय व्यवहार होगा, वो अलग से होने लगा। तो सिक्किम जहां साल 2 साल 3 साल रह के डिसाइड करता कि हम फाइनली एडमिशन लेंगे, वो सिक्किम थोड़े ही समय में बिल्कुल कन्विंस हो गया कि नहीं नहीं, आप जो कह रहे थे गुणात्मकता उससे ज्यादा है, P2I की गुणात्मकता उससे ज्यादा है, इसलिए उसने कहा कि मैं फाइनली एडमिशन दे दूं। तो जैसे ही सिक्किम को हमने एडमिशन दिया, जैसे ही सिक्किम को हमने आर्टिकल 2 के अंतर्गत प्रवेश दे दिया, वैसे ही आर्टिकल 2A निरसित हो गया, सस्पेंड हो गया, निरसित हो गया, सस्पेंड हो गया। क्यों? क्योंकि ये बना था सिक्किम के लिए अर्ध राज्य के रूप में, अब अर्ध राज्य रहा नहीं, लिहाजा इस अनुच्छेद का कोई औचित्य नहीं रहा, तो 2A अब नहीं। तो हमने सिक्किम को लिया एडमिशन डेमो देके। अब आप लोग बहुत बड़ी मात्रा में डिमांड करोगे तो शायद 1-2 क्लास का डेमो आपका P2I का भी मिल जाए, ठीक है, ऐसे ही है। तो प्रवेश तो हमने दे दिया, सिक्किम को इस तरीके से प्रवेश की बात कर दी, ठीक है। ये एस्टेब्लिशमेंट की बात कहां आएगी? स्थापना क्या है? तो स्थापना में ऐसे क्षेत्र जो दूर हैं, सिक्किम था, सिक्किम को हमने स्थापना कर दी, सिक्किम को हमने प्रवेश दे दिया, लिहाजा हमारी ये जो सीमा थी ये ऐसे घूम गई बस। अभी भी वैसे ही है, सिक्किम आ गया इन हाउस प्रोग्राम में हमारे साथ। एस्टेब्लिशमेंट कहां करेंगे? एस्टेब्लिशमेंट का मतलब है, मान लो अगर अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका का एक देश है, उस देश के भीतर एक छोटा सा देश है लेसेथो। अब ये लेसेथो का मन कर रहा है कि हम भारत का हिस्सा हो जाएं, भारत से जुड़ जाएं, तो ये भी कह सकता है भारत से कि हम आपके साथ जुड़ना चाहते हैं। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि हम अपना नक्शा तो यहां तक घुमा नहीं देंगे, इसके तक नक्शा ले भी नहीं जाया जा सकता, चाहे समुद्र सीमा भी हो, क्योंकि ये खुद एक देश के भीतर देश है लेसेथो। तो हम लेसेथो को भारतीय भूभाग के रूप में स्टेब्लिश कर देंगे, भारतीय क्षेत्र के एक राज्य के रूप में हम स्थापित कर देंगे, इसकी स्थापना कर देंगे, स्टेब्लिश कर देंगे। तो ये एस्टेब्लिशमेंट, तो चाहे क्षेत्र हमारे आसपास का हो चाहे दूर का हो, भारत के साथ जोड़ने, भारत के साथ मिलाने के मेरे पास प्रावधान है। आर्टिकल 2 नए राज्यों का प्रवेश और नए राज्यों की स्थापना, ये अनुच्छेद 2 के संबंध में हमारे पास बातें।
यह अनुच्छेद उन राज्यों में प्रवेश स्थान से संबंधित है जो भारत संघ का हिस्सा नहीं है। पहले भी हमने कहा कि जो भारत संघ का हिस्सा नहीं है उनसे संबंधित है। सिक्किम 1975 में शामिल कर दिया गया, इससे पूर्व ये भारत का हिस्सा नहीं था। सिक्किम 1975 के पहले एक स्वतंत्र राजशाही के रूप में एक स्वतंत्र देश था। राजशाही को खत्म करने और भारत में शामिल होने के लिए जनमत संग्रह का आयोजन वहां पर कराया गया था। सिक्किम में शामिल होने के पक्ष में मतदान किया गया था। केवल और केवल 1496 लोगों ने विपक्ष में मतदान किया था, क्योंकि इनको सुरक्षा और शांति की बड़ी चिंता थी। 1962 में जो युद्ध हुआ भारत और चीन के बीच, उस बीच सबसे ज्यादा अगर कोई डरा हुआ था तो वो सिक्किम। तो सिक्किम इस बात को लेके बड़ा कंसर्न था कि कहीं अपने साम्राज्यवादी नीति के अंतर्गत कहीं चीन कब्जा न कर ले, तो किसी के द्वारा कब्जा कर लिया गया हो और किसी के साथ सम्मान से जाया गया हो, दोनों में अंतर है। इसलिए इन लोगों ने भारत के पक्ष को चुना, भारत के साथ जुड़ने में ज्यादा बेहतरी समझी इन्होंने। अनुच्छेद 2A बनाया गया था इनको लाने के लिए 1974 में, और ये संविधान संशोधन था 35। कई बार यूपीएससी इस तरीके के सवालों को, अपने तथ्यों को आपसे पूछता है। तो 2A के लिए 1974 की बात थी, हमने कहा था 1 साल के भीतर। तो 74 में इसको किया गया था। फिर 75 में जब इन्होंने कहा कि हमें पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाए, तो 36 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट्स किया गया 1975, और पूरी तरीके से 36वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा सिक्किम को राज्य का दर्जा दे दिया गया, और 2A जो था वो निरसित कर दिया गया 36वें संविधान संशोधन के द्वारा। 35वें के द्वारा बनाया गया था, 36वें के द्वारा उसको निरसित कर दिया गया। तो ये अनुच्छेद 2 के साथ हमारा प्रावधान था। अब बात आती है अनुच्छेद 3 की। बहुत बार छात्र जो हैं वो अनुच्छेद 2 और 3 में कंफ्यूज रहते हैं, सर नया राज्य उसमें, नया राज्य इसमें। अंतर है, उसमें जो नया राज्य है वो है जो मेरा हिस्सा नहीं है या जो बाहर से हैं, ऐसे आप समझें। 3 में वो नए राज्य की बात है जो हमारे भीतर हैं, और हमारे भीतर से ही उनका निर्माण करना है। तो शब्द को थोड़ा सा देखना है, वहां पर प्रवेश और स्थापना है, यहाँ पर निर्माण है। तो यहाँ पर अनुच्छेद 3 कहता है कि नए राज्यों का निर्माण, जो कीवर्ड्स हैं उसको ध्यान दिया करिए आप लोग, नए राज्यों का निर्माण और वर्तमान में जो राज्य हैं उनके क्षेत्रों, सीमाओं या नामों में परिवर्तन करना हो तो अनुच्छेद 3 का सहारा लिया जाएगा। अर्थात भारतीय संबंध में जो हमारा भूभाग है, जो भू क्षेत्र है, उसके संबंध में किसी भी परिवर्तन, संशोधन के लिए अनुच्छेद 3 जिम्मेदार है। कई बार अनुच्छेद 3 को समायोजन करने वाला अनुच्छेद कहा जाता है। टेक्निकल भाषा में कट पेस्ट वाला भी अनुच्छेद कहा जाता है अनुच्छेद 3 को। इस अनुच्छेद के अंतर्गत की अगर हम लोग बात करेंगे तो इसके अंतर्गत जो शक्तियां दी गई हैं हमारे संसद को, वो शक्तियां कुछ 3 प्रकार की हैं। नए राज्यों का निर्माण करना, क्षेत्रों में परिवर्तन और नामों में परिवर्तन, ये 3 प्रकार की शक्तियों का जो काम है वो ये करते हैं। लेकिन कई बार ऐसा लगा कि ये नए राज्यों का निर्माण करते हैं, क्या नए केंद्र शासित प्रदेश का निर्माण नहीं करेंगे? तो कहा गया कर सकते हैं, कहा गया कि कर सकते हैं। फिर कहा गया कि केंद्र शासित प्रदेश को राज्य में परिवर्तित करने का काम अनुच्छेद 3 ही करता है। फिर कहा गया कि क्या किसी राज्य को केंद्र शासित प्रदेश में बदल सकते हैं? हाँ, बदल सकते हैं। स्पष्टता कहां लिखा? नहीं लिखा। लेकिन अनुच्छेद 3 के भीतर ये सारे काम हैं। अभी तक हमने बहुत सारे केंद्र शासित प्रदेशों को राज्य बनते देखा था, बहुत सारे केंद्र शासित प्रदेश जिनको धीरे धीरे करके राज्य बना दिया गया, राज्य का दर्जा दे दिया गया। वो चाहे हरियाणा हो, चाहे पंजाब हो, चाहे हिमाचल प्रदेश हो, अरुणाचल प्रदेश हो, नागालैंड हो, सब केंद्र शासित प्रदेश थे, और इन सब केंद्र शासित प्रदेशों को धीरे धीरे करके राज्य बना दिया गया। तो बहुत बार लोगों को यह लगने लगा कि केंद्र शासित प्रदेशों को राज्य तो बना सकते हैं, लेकिन क्या राज्य को केंद्र शासित प्रदेश बना सकते हैं? तो इस वाले का प्रैक्टिकल नहीं हुआ था, इस वाले को व्यवहारिक रूप में ऐसा किया नहीं गया था। तो लोगों को लगने लगा था कि शायद ऐसा अधिकार ना हो, या फिर इसके लिए सुप्रीम कोर्ट से पहले पूछ लें। लेकिन पूछने की जरूरत नहीं थी। 2019 में जम्मू कश्मीर जो कि एक राज्य था, उस राज्य को
राज्य का दर्जा छीन लिया गया, उसको दो भागों में विभक्त कर दिया गया और उसको केंद्र शासित प्रदेश बना दिए गए। एक राज्य को दो केंद्र शासित प्रदेश के रूप में विभक्त कर दिया गया। अब वो केंद्र के प्रशासन में आने वाला केंद्र शासित प्रदेश यूनियन टेरिटरी है। एक बात तो कंफर्म हो गई अब कि कोई नया राज्य बनाना हो, वो कैसे भी बनाना हो, एक राज्य को काट के दो राज्य बनाना हो, या दो राज्यों को जोड़ के एक राज्य करना हो, या एक राज्य को दो भागों में काट के एक क्षेत्र को राज्य, एक को केंद्र शासित प्रदेश बनाना हो, या किसी राज्य को केंद्र शासित प्रदेश बनाना हो, या किसी केंद्र शासित प्रदेश को राज्य बनाना हो, ये सब के सब कार्य अनुच्छेद 3 के अंतर्गत आते हैं। तो यहाँ कोई टेक्निकल रूप से, कोई तकनीकी रूप से हमें कोई बात ऐसी नहीं समझने वाली है कि ये सारा काम कहाँ होता है। यही होता है, जो कुछ भी होगा भीतर से, जितने भी तोड़ फोड़ है, जितने भी कट पेस्ट है, जितने भी समायोजन का कार्य है, सब अनुच्छेद 3 के द्वारा किया जाता है। इसके साथ ही साथ अगर किसी क्षेत्र को घटाना हो, बढ़ाना हो, अनुच्छेद 3, किसी के नाम में परिवर्तन करना हो, अनुच्छेद 3। उत्तरांचल नाम था, उत्तराखंड बाद में किया गया, उत्तरांचल को उत्तराखंड किया गया। उड़ीसा नाम था, ओडिशा किया गया। तो ये सारे परिवर्तन कहाँ से हो रहे हैं? अनुच्छेद 3 से। आपको लगता है ये परिवर्तन बहुत बड़े हैं, तो इस परिवर्तन को करने के लिए तो हमें लगता है संविधान संशोधन की जरूरत पड़ती होगी। नहीं, यही तो तकनीक है। यहाँ पे काम बड़ा है, बात बड़ी है, व्यवस्था बड़ा है, बदलाव बड़ा है, बावजूद इसके इसको बदलने के लिए स्पेशल मेजॉरिटी, दोहरा बहुमत, विशेष बहुमत नहीं चाहिए। आगे अनुच्छेद 4 इसको सहयोग करता है कि इसमें जो कुछ भी होगा सब साधारण बहुमत से होगा। इसलिए इसे हम चूंकि साधारण प्रक्रिया कहते हैं, इसलिए ये साधारण बहुमत से पास होगा और ये सामान्य बदलाव माने जाएंगे, साधारण बदलाव, संविधान संशोधन नहीं। अनुच्छेद 2 के द्वारा, अनुच्छेद 3 के द्वारा जो कुछ परिवर्तन किया जाएगा वो सामान्य परिवर्तन होगा और सामान्य परिवर्तन के लिए साधारण बहुमत की जरूरत होगी, विशेष बहुमत की नहीं। संसद मौजूदा राज्यों में से नए राज्यों का निर्माण कर सकती है। उदाहरण के लिए हमने देखा मौजूदा राज्य आंध्र प्रदेश था, उससे निकालकर तेलंगाना बना दिया गया। इसी तरीके से उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड, मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ और बिहार से झारखंड, इन राज्यों का निर्माण किया गया। मौजूदा राज्यों से बनाकर ही इस राज्यों का निर्माण किया गया। इसी तरीके से अभी हाल ही में जम्मू कश्मीर को राज्य से केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया, दो भागों में बांट दिया गया, जम्मू कश्मीर और लद्दाख दो केंद्र शासित प्रदेश बना दिए गए। इसी दौरान दो केंद्र शासित प्रदेशों को जोड़कर दमन दीव एवं दादरा नगर हवेली को, दो केंद्र शासित प्रदेशों को जोड़कर एक केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। मतलब कुछ बचा नहीं। जितनी प्रोबेबिलिटी, जितनी प्रायिकता हो सकती थी अनुच्छेद 3 के द्वारा राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के बदलाव में, वो सब व्यवहारिक रूप में हमारा जो राज्य है वो कर चुका है, जो हमें देखने को मिला भी है। संसद किसी राज्य का क्षेत्रफल बढ़ा घटा सकती है, मैंने बता दिया। सीमाओं में परिवर्तन कर सकती है, बता दिया। नाम में परिवर्तन कर सकती है, बता दिया। लेकिन ध्यान ये रखना है कि जब भी संसद राज्यों का निर्माण, वर्तमान राज्य, क्षेत्र, सीमाओं, नाम परिवर्तन जो भी कुछ करेगा, दो विशेष शर्तों को पूरा करना होता है। ये ध्यान रखना है हमें। दो विशेष शर्तें वो कौन सी हैं जिसे इन कार्यों को करते हुए ध्यान में रखना होता है? तो आर्टिकल 3 जब भी इन कार्यों को करेगा किसी राज्य से संबंधित, तो पहली शर्त ये है कि राष्ट्रपति की पूर्व अनुशंसा होगी। जिस भी राज्य का नाम बदलना है, सीमा परिवर्तन करना है या नया राज्य बनाना है, तो वहां उस काम के लिए पहले राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति लेनी होगी, प्रायर परमिशन, पूर्व अनुशंसा। और दूसरा, जो संबंधित राज्य है जिसका नाम बदलना है, इसका क्षेत्र कम करना है, बढ़ाना है या नया राज्य बनाना है, वहां के राज्य की विधायिका का दृष्टिकोण पूछा जाएगा कि उसकी क्या इच्छा है, अर्थात उसकी सहमति की बात की जाएगी। यद्यपि ये सहमति औपचारिक है, अर्थात राज्य विधायिका मान लो टाइम लगाती है सहमति देने में या न देने में, विचार करने पे, तो इसके लिए जो प्रोसेस शुरू हुआ है संसद के द्वारा वो प्रोसेस रुकेगा नहीं। और मान लो वो सहमति देते हैं तो ठीक, नहीं देते हैं तो भी ठीक, ये कार्य हो जाएगा। तो हमेशा राज्य की जो सहमति होती है वो औपचारिक होती है, वो फॉर्मल होती है, ये ध्यान रखना है आपको। विधेयक के मामले में राज्य विधानमंडल की शक्तियां सीमित हैं, क्योंकि यहाँ पे हमारा जो संविधान है वो एकात्मक दृष्टिकोण जैसा दिखाई देता है। संसद को अगर किसी राज्य के का नया राज्य बनाना है किसी राज्य में से काट के, तो संसद कर सकती है, उसको राज्य विधायिकाएं रोक नहीं सकती।
राज्य के विचार बाध्यकारी नहीं है, देखिए लिखा हुआ है, और यह राष्ट्रपति या राज्य के सुझावों को स्वीकार या अस्वीकार कर सकता है। अगर वो मान लो अस्वीकार भी करते हैं कि नहीं बांटना चाहिए, तब पर भी संसद जो है वो करेगी, उसे अस्वीकार किया जा सकता है। यदि विधेयक किसी राज्य विधानसभा वाले केंद्र शासित प्रदेश या संघ राज्य क्षेत्र से संबंधित है, जैसे दिल्ली या पुडुचेरी, तो फिर पूछने की भी जरूरत नहीं है, वो तो केंद्र के शासन प्रशासन में ही है। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में फिर यहाँ दिल्ली या पुडुचेरी, यद्यपि इनके पास विधानसभा है, लेकिन इनसे पूछने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो केंद्र के प्रशासन में है। ऑलरेडी राष्ट्रपति के पास सारे अधिकार, वहां से विधायी भी सारे अधिकार जो है वो राष्ट्रपति के पास है। ठीक है, अनुच्छेद 3 एक ऐसे क्षेत्र से एक नया राज्य बनाने के बारे में बात करता है जो निर्माण के समय एक राज्य नहीं था। एक नया क्षेत्र हो सकता है जिसे भारत अधिग्रहित कर लिया हो, मान लो भारत ने किसी को अधिग्रहित किया हो, उसको राज्य के रूप में काम करने का अधिकार है इसके पास, या ऐसा क्षेत्र जो पहले से केंद्र शासित प्रदेश, संघ राज्य छात्र, उसे भी राज्य के रूप में ये बना सकता है। तो आज के लिए बस इतना ही। चूंकि अनुच्छेद 2 और 3 महत्वपूर्ण थे, तो आपको बताना था। अनुच्छेद 2-3 के अंतर्गत जो भी काम किया जाएगा वो सारे के सारे काम साधारण बहुमत से होंगे, और ये जितने भी परिवर्तन हैं ये संविधान संशोधन नहीं माने जाएंगे। यद्यपि यहाँ जब परिवर्तन किया जाएगा तो अनुसूची 1 में, अनुच्छेद 1 में और भी कई स्थानों पर परिवर्तन होगा, और जबकि हमें पता है कि संविधान में संशोधन या परिवर्तन करने का जो कार्य है वो केवल और केवल किसको दिया गया है, संसद को दिया गया है। बावजूद इस संविधान संशोधन करने का अधिकार संसद को दिया गया है, या अनुच्छेद 368 को। यहाँ पर परिवर्तन हो रहा है, लेकिन उस परिवर्तन में अनुच्छेद 368 का उपयोग नहीं हो रहा है, इसलिए ये परिवर्तन सामान्य परिवर्तन माने जाएंगे, संविधान संशोधन नहीं। इस संबंध में आपके साथ एक सवाल आ सकता है कि अनुच्छेद 2 के द्वारा, अनुच्छेद 3 के द्वारा ये बदलाव किए गए, इन बदलावों को संविधान संशोधन नहीं माना गया, क्यों? नीचे विकल्प दिया जा सकता है कि चूंकि ये सामान्य बहुमत द्वारा पास होते हैं, चूंकि अनुच्छेद 4 इस बात की जिम्मेदारी लेता है, आपको दोनों विकल्प सही करने होंगे। सामान्य बहुमत से पास हुआ इसलिए ये संविधान संशोधन हो नहीं सकता, और चूंकि अनुच्छेद 4 ने ये गारंटी ली है कि ये जो कुछ भी हो रहा है ये सामान्य माना जाएगा, इसे विशेष बहुमत या संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा। दोनों ही बातें सही हैं। तो अगर आप ये PDF चाहते हैं तो ये PDF मैंने अपने टेलीग्राम चैनल अमरेंद्र पांडे नोट्स पे डाल दिया है, आप डिस्कशन बॉक्स में ढूंढ सकते हैं। आपको शायद ना भी मिले, क्योंकि बहुत सारा मैंने ढूंढा तो कई बार मुझे नहीं मिला, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। ये स्कैनर है आपका टेलीग्राम का, आप इस स्कैनर को स्कैन करके टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं। आपको लगता है आप कुछ पूछना चाहते हैं, कमेंट करना चाहते हैं, आप यहाँ पे मेरे साथ इंस्टाग्राम पे आ सकते हैं। इंस्टाग्राम पे अमरेंद्र PND1 के नाम से इंस्टाग्राम है, आप ढूंढ भी सकते हैं, जुड़ भी सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं तो आप ऐसे जुड़ें, एडमिशन के माध्यम से भी आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं पेड क्लास पे। AP लाइव कोर्स, AP लाइव ये कोड है, इस कोड का इस्तेमाल करके आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं। ये कक्षा 8 बजे आपको प्रतिदिन आएगी महत्वपूर्ण अनुच्छेद सीरीज के साथ। तो जितने भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल हैं वो मैं यहाँ पे कराने का प्रयास करूँगा। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद। क्लास को लाइक करना न भूलें, अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, और अपने दोस्तों मित्रों तक इसको जरूर पहुँचाएं। धन्यवाद, जय हिंद। हिंदी में UPSC की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।